Hello everyone, I hope everyone is fine. तो इस लेक्चर में हम स्टेटस होल्डर कवर करेंगे एंड गाइस ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जितने स्टार मार्क्स लगाना चाहें लगा लो इस टॉपिक पे स्टेटस होल्डर में। ठीक है, जितने स्टार मार्क्स लगाओ लगा लो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो स्टेटस होल्डर ये जो ऊपर वाला पॉइंट्स मैंने कट किए हुए हैं ये तो बिल्कुल भी काम के नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एंड मैंने एग्जांपल्स वगैरह ना ऑलरेडी पहले ही नोट कर लिए क्योंकि जब मैं क्लास में लिखवाती हूँ तो टाइम लगता है। ठीक है, तो जब मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाया तभी मैंने वही नोट्स अब की बार मैंने आपके लिए सेव कर लिए कि मैं अब दोबारा जिससे मेरे को भी लिखना ना पड़े और टाइम भी क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो टाइम बस सेव हो जाएगा हमारी वीडियो का। ठीक है, ड्यूरेशन कम हो जाएगी थोड़ी। सुनो अब, an applicant shall be categorized as a status holder upon achieving the threshold export performance in current and preceding 3 financial years as the indicated below. हम्म, क्या कह रहा है ये? या, कहते हैं कि अगर आपने थ्री एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर ली, ठीक है, अगर आपने थ्री एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर ली तो आपको स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस किसी भी यूनिट ने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर ली तो उसे स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और नहीं आ रहे तो आने चाहिए कि मैम ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है? मैम ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मीन्स आप अभी के लिए मानो टर्नओवर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी कोई भी यूनिट जो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, वह उसी को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बोला जा रहा है। ठीक है, उसके टर्नओवर को, अब जो इंडिया में टर्नओवर हुई वो नहीं, जो एक्सपोर्ट करा। अब कोई कंपनी है, अब वो टर्नओवर करेगी, ठीक है, उसकी जो टर्नओवर आएगी तो एक तो उसने इंडिया में करा, एक उसने आउटसाइड इंडिया करा। आउटसाइड इंडिया अब वो क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी, तो इसी चीज को एक्सपोर्ट, यही हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का मतलब समझ आया। अभी आप देखो कि क्या कह रहा है ये, कि अगर आपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर ली तो आपको स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन या फिर कैटेगराइज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करी तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्टेटस कैटेगरी में आ जाओगे आप। अगर आपने 15 USD मिलियन, ठीक है, क्या है यहाँ पे? यूएसडी मिलियन अचीव करा तो आपको 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में आ जाओगे आप। अगर आपने 50 थ्री शोल्ड USD मिलियन अचीव करें तो आपको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपने 200 USD मिलियन अचीव करी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करी, तो आप 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आ जाओगे। और अगर आपने 800 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करी है तो आप 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्टेटस कैटेगरी में आ जाओगे। आई रिपीट, अगर आपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करी तो आपको स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये मैम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है? तो मैंने बोला एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बोल रहे हैं ये। ठीक है, अगर आपने 3 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करी है तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपने 15 USD मिलियन एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करी है, तो आपको 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस में स्टेटस कैटेगरी में आ जाओगे। अगर 50 USD मिलियन करी है तो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 200 USD मिलियन एक्सपोर्ट करा है तो 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 800 USD मिलियन एक्सपोर्ट करा है तो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्टेटस कैटेगरी में आप आ जाएंगे। गाइस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया, आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने बोला एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मीन्स एक तरीके से जो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर कर रहे हैं, राइट? राइट। तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या हमें करंट फाइनेंशियल ईयर की ही लेनी है या फिर हमें प्रीसीडिंग ईयर्स की भी देखनी है? ठीक है, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमें प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की भी देखनी है या फिर हमें करंट फाइनेंशियल ईयर की ही टर्नओवर देखनी है। ठीक है, तो आपको देखो क्या कह रही है, करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, ये कह रहा है आपको टोटल ना 4 ईयर्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, आपको टोटल 4 ईयर्स कंसिडर करने हैं। एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इन 4 ईयर्स की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर की ही एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको स्टेटस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। नहीं, आपको 4 ईयर्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी हुआ तो आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के स्टेटस कैटेगरी में आप आ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, देखो 2022-23 में एक्सपोर्ट जो हमारी रही वो 40 लाख रही। 23-24 में 60 लाख की एक्सपोर्ट करा, 24-25 में 50 लाख का, और 25-26 में हमने एक्सपोर्ट जो करा वो 2 करोड़ का करा। तो देखा तो टोटल 3.5 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है। ठीक है, अब 4 ईयर्स में हमने एक्सपोर्ट तो मतलब एक्सपोर्ट तो करा ही है, ऐसा नहीं है किसी भी ईयर में हमने एक्सपोर्ट नहीं करा, एक्सपोर्ट तो हमने करा ही है। ठीक है, 25-26 में तो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है अपना, करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है। तो इसमें आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल जाएगा क्योंकि 15 से कम है, 3 से ज़्यादा है, तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की आप कैटेगरी में आ जाओगे। 3.5 करोड़ आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रही है तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगराइज कर दिया जाएगा, आपको स्टेटस मिल जाएगा 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का। ओके, ठीक है, समझ में आया। और सेकेंडली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी एक ईयर में ना किया हो, आपने पूरे जो लास्ट के 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स होंगे इनमें आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं कि इसमें 40 लाख है, ठीक है, इसमें 60 लाख नहीं, इसमें 60 लाख नहीं, जीरो है, आपने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करा। इसमें फिर 50 लाख हो गया, इसमें तो आपको बेशक आपका 3 करोड़ बैठ जाए, ठीक है, फिर भी आपको हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। सपोज आपने 22-23 में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया, जीरो एक्सपोर्ट है आपका, बट ये जब भी 3.1 CR बैठ रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में आ जाएंगे हम, नहीं आओगे। ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में एक्सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं? किसी में जीरो, किसी में ये, ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपोर्ट तो किया ही किया हो। ठीक है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपने एक्सपोर्ट करना चाहिए, फिर आपको क्या मिल जाएगा, स्टेटस कैटेगरी में आ जाओगे अगर आपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो ये दिए गए थ्री शोल्ड दिया हुआ है, ये थ्री शोल्ड आपने अचीव कर लिया, देन यू विल। फिर आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आया था कि मैम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, तो मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट टर्नओवर को ही एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में आया होगा कि मैम कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट टर्नओवर हमें कब की लेनी है, कि करंट फाइनेंशियल ईयर की बेसिस भी हमें स्टेटस कैटेगरी में मिलेगा
या फिर हमें प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का भी हम देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल 4 ईयर्स कंसिडर होते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एक्सपोर्ट करना जरूरी है हर ईच फाइनेंशियल ईयर में, 1 2 3 तीनों फाइनेंशियल ईयर्स में आप एक्सपोर्ट तो करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है जीरो एक्सपोर्ट है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एंड फिर आपके माइंड में थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में हमें लेना क्या क्या है, मीन्स हमें क्या क्या कंसिडर करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसिडर करते हुए, ठीक है। आपके माइंड में थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके माइंड में जो आना चाहिए, जो सबसे मेन क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है कि मैम स्टेटस मिल गया, अब इस स्टेटस मिलने से क्या फायदा हुआ, ठीक है। स्टेटस मिलने से का पर्पस क्या है, क्या ऐसा कंपनीज यूनिट्स को क्या ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि उनको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करने पे स्टेटस कैटेगरीज किया गया है, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए माइंड में 2 क्वेश्चन और ये आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, देखो कि आपके माइंड में 4 क्वेश्चन आने चाहिए कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, टर्नओवर, सेकंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितने ईयर्स की कंसिडर करनी है, टोटल 4 ईयर्स की, करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में क्या क्या कंसिडर करना है हमें। एंड फोर्थ क्वेश्चन आना चाहिए था, स्टेटस होल्डर रिकॉग्निशन देने से होगा क्या, ठीक है। तो देखो, पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन while computing export performance for grant of status, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आप ना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो भी आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट करोगे, ठीक है, कि हमारी कंपनी कितनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करे, कितनी एक्सपोर्ट टर्नओवर करा इस ईयर में, तो वो जो भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आप काउंट करोगे ना, वो एफओबी बेसिस पे करोगे, सीआईएफ पे नहीं, आप एफओबी वैल्यू पे करोगे, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, ठीक है। इस बेसिस एफओबी बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कंप्यूट करोगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट करोगे, कंप्यूट करोगे, ठीक है, चाहे वो फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है, चाहे वो इंडियन रुपीज में है, ओके। सेकंड, export performance would be necessary in all the 3 preceding financial years for granting status. स्टेटस ग्रांट करने के लिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो गए हैं उनमें होना जरूरी है, ऐसा नहीं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जीरो है, ठीक है, 22 23 23 24 24 25, तो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आपने एक्सपोर्ट तो किया ही किया हो, चाहे 2 लाख का कर है या 5 लाख का करे, बट एक्सपोर्ट आप करना ही करना है, ऐसा नहीं किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जीरो का एक्सपोर्ट है, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग आईईसी होल्डर्स, जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होगा ना वो ट्रांसफरेबल नहीं है आईसी होल्डर्स के बीच में। जैसे कंपनी ए, उसके पास आईसी होल्डर है, कंपनी मतलब आईईसी होल्डर मीन्स मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट वीडियोस में कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मिल जाता है कि आप इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये डीजीएफटी आपको ग्रांट करता है आईसी, ठीक है, कोड। तो वही बोला, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के पास आईसी होल्डर्स है, वो उन दोनों ने क्या होल्ड किया हुआ है, आईसी नंबर, आईसी कोड होल्ड किया हुआ है, तो वो आईसी होल्डर बन गए। तो ऐसा नहीं है कंपनी ये कह रही है ठीक है मैं अपनी एक्सपोर्ट टर्नओवर ना इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, हम दोनों के पास तो आईसी है ना, ऐसा नहीं होगा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता, एक आईसी होल्डर का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दूसरी आईसी होल्डर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। समझ में आया? हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं इसके। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये कहते हैं देखो री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे री एक्सपोर्ट का मतलब समझ जाओगे तो पूरे लाइन का मतलब क्लियर हो गया। री एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने ना गुड्स पहले इंपोर्ट किए, ठीक है, पहले इंपोर्ट करे गुड्स, फिर उनमें विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंजेस वो गुड्स ही आपने एक्सपोर्ट कर दिए। गुड्स इंपोर्ट करे, उन्होंने कोई सब्सटेंशियल चेंजेस करे नहीं, एज इट इज वही गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए, तो उन गुड्स को बोलते हैं री एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट। तो वो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काउंट नहीं किए जाएंगे,
ठीक है। एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन, तो वो री एक्सपोर्ट बेसिस पे जो एक्सपोर्ट हुआ है उसको हम क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर कैलकुलेटिंग export performance for grant of 1-star export house category shall be granted double weightage in any of these category। देखो, अगर हमें क्या करना है ना, अगर या कोई भी कंपनी है या कोई भी यूनिट है उसको हमें 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस ग्रांट करना है, ठीक है। 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस ग्रांट करना है और वो कंपनी या यूनिट ना इन 4 कैटेगरी में से फॉल हो रही है, किसी भी कैटेगरी में फॉल हो रही है, तो जो उसकी एक्सपोर्ट करा है ना उसने, उसको डबल वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे डबल वेटेज है, आपने 1.1 करोड़ का एक्सपोर्ट करा तो उसे हम 2 करोड़ कंसिडर कर लेंगे। आपने 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करा तो हम उसे 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कंसिडर कर लेंगे। किस चीज़ के लिए, 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगराइज करने के लिए। तो मैं बोलूँ ना, अगर आपने 1.5 CR तक एक्सपोर्ट करा है तो जब भी आपको 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल जाएगा कि कैटेगरी में आ जाओगे आप, अगर आप इन 4 कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, ठीक है। अगर आपने 1.5 CR तक भी एक्सपोर्ट करा है, वैसे तो 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आने के लिए आपको 3 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना है होगा, ठीक है ना। 3 USD मिलियन का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना होगा तभी आपको 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आप आ सकते हो, राइट। बट अगर आप इन 4 कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, ठीक है, और आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1.5 CR तक है, तो भी आपको 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में डाल दिए जाओगे, ठीक है। 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्टेटस कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि आपको डबल वेटेज ग्रांट हो जाएगा, आपको 1.5 CR 3 CR की तरह कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इन 4 कैटेगरी में सिर्फ में फॉलो होंगे, ठीक है। पहले वो 4 कैटेगरी फॉल रीड कर ले। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, किसका एक्सपोर्ट करते हो, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करते हो और आपने 1.5 CR तक एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, तो आपका 3 CR कंसिडर कर लिया जाएगा और आपको 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस में कैटेगरी में पा जाओगे। अगर एक्सपोर्ट बाय IEC होल्डर्स अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगर एक्सपोर्ट करा है किसने, ऐसी यूनिट ने जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, ठीक है। कौन सी एंटरप्राइज है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है। उन्होंने, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है ना, उन्होंने ना आईसी होल्ड कर रखा है, तो वो आईसी होल्ड कर रखा है, तो वो आईसी होल्डर बन गई, ठीक है। आईसी होल्डर बन गई तो इन्होंने जो भी एक्सपोर्ट करा होगा ना, इनको भी डबल वेटेज ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अभी किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनी प्रोडक्ट, ओके। या फिर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिन्होंने आईएसओ या फिर बीआईएस सर्टिफिकेशन ले रखा है। मैम ये आईएसओ और बीआईएस सर्टिफिकेशन क्या है, ये मैं आपको आज से 2 या 3 वीडियो जो आएंगी उनके बाद मैं आपको आईएसओ या बीआईएस के ऊपर एक पूरा टॉपिक है जब समझाऊंगी, अभी वरना बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अभी बस आप ये लर्न करो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अगर कोई भी ऐसी कंपनी या यूनिट है जिसने आईएसओ या बीआईएस सर्टिफिकेशन होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैविंग आईएसओ या बीआईएस सर्टिफिकेशन है, तो उनको भी डबल वेटेज ग्रांट कर दिया जाएगा उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को लेके, ओके। फिर कोई भी ऐसी यूनिट है जो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनमें अगर आपकी यूनिट लोकेटेड है तो अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको डबल वेटेज ग्रांट कर दिया जाएगा। समझ में आया? एक बार रिवाइज करें या फिर कंप्लीट करके ही रिवाइज करें? एक बार इतना देख लेते हैं, उसके बाद
लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अभी तक हमने क्या करा ना, कि हमने बोला कि अगर आपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अगर आप ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर लोगे, तो थ्रेशोल्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव कर लोगे, तो आपको एक स्टेटस होल्डर की कैटेगराइज मिल जाए, कैटेगराइज कर दिया जाएगा, स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आप आ जाओगे, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आया था, मैम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या? मैंने बोला एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है, इन शॉर्ट बोलूँ तो आपकी माइंड में सेकंड क्वेश्चन आया था, मैम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट टर्नओवर हमें कौन कौन से ईयर की कंसिडर करनी है? तो मैंने बोला कि अगर आपने टोटल 4 ईयर्स की आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कंसिडर करनी होती है, करंट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ही एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है किसी ईयर में एक्सपोर्ट करा है, किसी ईयर में एक्सपोर्ट नहीं करा हो, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सपोर्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर आपने थ्री शोल्ड में, थ्री शोल्ड क्या क्या थे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, हमने बोला था ना कि थ्री शोल्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव हो गई तो आपको स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आ जाओगे आप। तो थ्री शोल्ड क्या है? अगर आपने 3 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करी है तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल जाएगा। 15 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है आपकी तो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। 50 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है आपकी तो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। 200 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तो आपकी 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। 800 USD मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रही है आपकी तो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था, ये हमने एग्जाम्पल कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में क्या क्या कंसीडर करना है। तो हमने बोला था पहली बात, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कंप्यूट करेंगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया था कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट होगी, वो होगी एफओबी बेसिस पे, किस पे? एफओबी बेसिस पे, नॉट अ सीआईएफ बेसिस पे, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि जब हम स्टेटस ग्रांट करेंगे ना, स्टेटस ग्रांट करेंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपका ज़रूरी है पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर गए हैं उनमें आप एक्सपोर्ट करो ही करो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट ना करा हो। ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपोर्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। किसी ऐसा नहीं है किसी एक में कर दिया, नहीं, ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। फिर हमने थर्ड पॉइंट करा था, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग आईईसी होल्डर। जो आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक आईसी होल्डर दूसरे आईसी होल्डर को अपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था, जो आप री एक्सपोर्ट बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हो उसे हम रिकॉग्निशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उस एक्सपोर्ट को हम रिकॉग्निशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। री एक्सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, आप पहले इंपोर्ट करते हो गुड्स को, फिर विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंजेस आप उन्हीं को एक्सपोर्ट कर देते हो। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करे चाइना से, उनको आपने जापान एक्सपोर्ट कर दिया, उनने क्या सब्सटेंशियल चेंजेस करा? आपने बस पैकिंग करके दे दिया, अलग पैकिंग कर दिया अपना, ठीक है, आपने गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह लगा दिए, तो क्या सब्सटेंशियल चेंजेस हुए? कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं है, ठीक है। सब्सटेंशियल चेंजेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो उसको हम एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिट अगर इन 4 कैटेगरी में फॉल करती है तो हम उसे, जो उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है उससे हम डबल वेटेज ग्रांट कर देते हैं। क्या डबल वेटेज ग्रांट कर देते हैं? डबल वेटेज ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। कि किस कौन सा स्टेटस ग्रांट करने के लिए? 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस ग्रांट करने के लिए। इन शॉर्ट बोलूँ तो अगर आपकी टर्नओवर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर आपकी 1.5 सीआर तक है तो आपका एक्सपोर्ट, तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस आपको कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के कैटेगरी में आप आ जाओगे अगर आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1.5 सीआर तक है और आप इन 4 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल हो रही है, तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी आपने आईसी होल्डर हो आप और अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जिसके पास आईएसओ या फिर बीआईएस सर्टिफिकेशन है, या कोई भी ऐसी यूनिट है जो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। एंड जो ये पॉइंट्स है ना, ये वाला क्वेश्चन है,
मतलब ये वाला ओनली 5th पॉइंट, ये ना Jan 26 के एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्क्स का। ठीक है, सोच लो अब कितना इम्पोर्टेंट है ये। एक सर, आपको मेरी वॉइस क्लियर तो है ना? लास्ट, प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ठीक है, अब आप स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में तो आ गए, तो अब इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया जाएगा ना, स्पेशल बेनिफिट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफ कोर्स किए जाएंगे। जो इनका इनपुट आउटपुट नॉर्म होता है ना, इनपुट आउटपुट नॉर्म, वो जो इनपुट आउटपुट नॉर्म का जो फिक्सेशन होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज नॉर्म कमेटी आपके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को फिक्स करके बता देते हैं कि आपका, कि आपने चलो बता ही देती हूँ, ये नहीं बाद में, ये भी बाद में आएगा टॉपिक पर्टिकुलर, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे इनका डिटेल वर्जन है। इनपुट आउटपुट टर्म्स मतलब कोई भी आपको क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है तो आपको ना रॉ कॉटन जो लगेगी ना आपको, जैसे जैसे आपको 10 रॉ कॉटन के पीसेस डालने हैं तो आप 5 क्लॉथ से मैन्युफैक्चर करोगे, दैट इज इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। ठीक है, बेसिक ही है इसका। फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आपके प्रायोरिटी पे होते हैं नोम कमेटी के द्वारा, अगर आप स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, ऑथराइजेशन और कस्टम क्लियरेंस, चाहे वो इंपोर्ट के लिए है चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दे सकते हो। इतना ग्रेट एडवांटेज दिया गया है आपको कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस दोनों ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दे सकते हो। ठीक है, 2 स्टार, एक लास्ट पॉइंट देखो पहले, 2 स्टार export house and above are permitted to establish export warehouse। अगर आप स्टेटस कैटेगरी में हो, जो कि 2 स्टेटस वाले में हो, 2 स्टेटस से ऊपर हो, मतलब 2 स्टेटस हो या फिर उससे ऊपर हो, 1 स्टेटस वाले नहीं, 2 स्टेटस, 2 स्टार या फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार से 5 स्टार की कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप परमिटेड हो, आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी एस्टेब्लाइज कर सकते हो अपना। ओके, अब हमारे 2 पॉइंट रह गए ये वाले। ठीक है, अब इनको और समझो। कहता है एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक्स, एक्सेप्शन आर रेमिटेंस रिसिप्ट्स। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे तुमने ना यूएसए में गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं। अब जो यूएसए में गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं ना, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे? इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, ये अपनी, जो तुम बायर है उसको दो, तुम तो सेलर हो ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम बायर को इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग दोगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना नॉर्मली बैंक के थ्रू भेजे जाते हैं, इसी को नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक इसलिए ही कहते हैं किसको, जो तुम इनवॉइसेस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग और अदर डॉक्यूमेंट्स तुम अपने बायर को भेजते हो, ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू भेजे जाते हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स, इसी चीज़ को नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक कहा जाता है। तो अगर तुम्हारे पास स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में तुम हो, तुम्हारे पास कोई स्टेटस है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो तुमको इस चीज़ से भी का एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तुमको ये चीज़ भी बैंक के थ्रू नेगोशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स की, तुम खुद से बाहर को डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हो। नॉर्मली केस में तो बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड होंगे। ठीक है, बट अगर तुम स्टेटस होल्डर हो तो तुम खुद से भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बायर को सेंड कर सकते हो। बट एक्सेप्शन आर रेमिटेंस एंड रिसिप्ट्स, ऑफकोर्स है। ठीक है, जो बट तुमको रिसिप्ट होंगी ना, मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा आना चाहिए बैंक के थ्रू, ऐसा नहीं पैसा ही नहीं आ रहा तो रेमिटेंस तो भाई चाहिए। ठीक है, पैसा हमको फॉरेन करेंसी में ही चाहिए बैंक के थ्रू। ठीक है, एक्सेप्शन ये है, exemption from furnishing of bank guarantee in schemes under FTP unless otherwise specified। देखो, अब पता है क्या है, ये कहता है कि जो नॉर्मल, एग्जाम्पल लेती हूँ इसके लिए भी मैं, तो नॉर्मल एक्सपोर्टर को ना किसी भी एफटीपी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए
₹10 लाख की बैंक गारंटी देनी पड़ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ कि कोई भी एफटीपी स्कीम में तुमको बेनिफिट चाहिए, एफटीपी स्कीम में बेनिफिट चाहिए किसी भी नॉर्मल एक्सपोर्टर को, तो बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक गारंटी का मतलब समझते हो ना, कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बैंक गारंटी देता है, और बैंक किसको, गवर्नमेंट को प्रॉमिस कर देता है उन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बिहाफ पे, कि अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं आपके पैसे दे दूंगा बैंक। ठीक है, ये हो गया बैंक गारंटी। तो आपको कोई भी स्कीम, एफटीपी की कोई भी स्कीम के अंदर आपको कोई भी स्पेशल एग्जामेशन बेनिफिट वगैरह लेना है, तो इसके लिए आपने बैंक गारंटी दी 10 लाख रुपए की, नॉर्मल इम्पोर्टर ने, या सॉरी नॉर्मल एक्सपोर्टर ने। बट जो स्टेटस होल्डर होता है ना, उसको ये बैंक गारंटी देने से भी एग्जाम्पशन मिल जाती है, उसको ये बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है किसी भी स्कीम में एफटीपी की। अगर आप नॉर्मली किसी भी स्कीम में एफटीपी की कोई भी नॉर्मल स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। ठीक है, बट आपके पास स्टेटस है, आप स्टेटस होल्डर हो, तो आपको बैंक गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है किसी भी स्कीम में एफटीपी की। तो जिसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। ओके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि बैंक गारंटी देनी ही पड़ेगी, तो भाई फिर तो जो स्टेटस होल्डर जो नॉर्मल एक्सपोर्टर है, सभी को बैंक गारंटी देनी ही पड़ेगी फिर तो। ठीक है ना, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। एक बार ये और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ import and export on self-declaration basis, fixation of input-output norms on priority within a 60 days by norm committee, exemption from compulsory negotiation of document through banks, exception on remittance and receipts, exemption from furnishing of bank guarantee in scheme under FTP unless otherwise specified. Two-star export houses and above are permitted to establish export warehouse. ठीक है, हमारे 5 पॉइंट्स ये भी हो गए। तो हमारा स्टेटस होल्डर भी फिनिश हो गया। ओके, यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन करे और आपको ये 3 क्वेश्चन लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 टिप्स पे लर्न होना चाहिए स्टेटस होल्डर तो। ठीक है ना, मैंने आपको इतना इतना मतलब शॉर्टकट, इतना इजी वे में समझाया है ना, बिल्कुल सिंपल करके मैंने आपको स्टेटस होल्डर समझा दिया है। ठीक है, इससे सिंपल तो आई थिंक कोई समझा पाएगा स्टेटस होल्डर को इतनी इजी वे में। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आप लर्न करेंगे अच्छे से, फिर इनको राइट करेंगे अपनी नोटबुक पे, और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो कि यस मैम हमने ये लर्न करके राइट कर लिया है, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन कर रहे हैं। मेरे को भी तो पता हो ना कि मेरा बच्चा मतलब कहाँ पे जा रहा है, लर्न कर रहा है, राइट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं, फिनिश करके अपने इस चैप्टर को, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जब मूव ऑन करेंगे। ओके, तो आज अब हम यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप यही स्टॉप करते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा चला जाता है वीडियो का। ओके ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।